ओके इस पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले एक बार प्रॉपर्टीज के ऊपर क्विक रिकैप देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल था और जो न्यू वैल्यू आया है दीज बोथ विल बी सेम। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के पास, और होता ये स्क्वायर मैट्रिसेस में है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको मैंने क्या किया, इस वाली रो को तो लिख दिया पहले, इस वाली रो को लिख दिया बाद में। तो इसका जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है और इसका जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है उसमें बीच में नेगेटिव साइन का चेंज आएगा। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ईच रो ऑफ द डिटर्मिनेंट any two rows of the determinant are equal then value of determinant is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्ड को करें, ये भी ABC है और ये भी ABC है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड रो में क्या है, या कॉलम भी सेम हो सकता है, तो आंसर विल बी 0 ऑलवेज। ओके, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column are multiplied by a constant say k then its value is equal to k of a। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को ले रही हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए, मैं इसकी वैल्यू के ए के बी और के सी रख देती हूँ, मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और बाकी दो रोज को मैं एज इट इज छोड़ती हूँ, और सेम मैं कॉलम के साथ भी एप्लीकेबल कर सकती हूँ। तो इसकी जो मेरी वैल्यू होगी ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके, some or all elements of a determinant are expressed as sum of two or more terms then the determinant can be expressed as two determinants। अब देखो मैं सपोज फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे पास a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ है, ये जी एच आई है और ये जे के एल है। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो सेम है उनको तो आप लिख दो एज इट इज, और दोनों में जी एच आई जे के एल, इसमें आप लिख दो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स और इसमें आप लिख दो सेकंड वाले एलिमेंट्स। तो वैल्यू विल बी, इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है दोनों सेम होंगी। ओके, इफ टू ईच एलिमेंट रो और कॉलम of a determinant the equi multiples of corresponding elements of other row or column are added then value of determinant remains the same। for example मैं सेकेंड वाली इस वाली को ले रही हूँ और मैंने क्या किया, सिक्स प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैंने इसमें लिख दिया a प्लस के टाइम्स ऑफ डी। सिमिलरली मेरे को बाकी सब में भी करना होगा, b प्लस के टाइम्स ऑफ e और c प्लस के टाइम्स ऑफ f। मैंने क्या किया, रो वन में k टाइम्स ऑफ रो टू कर दिया। मैंने इसमें सिंपली क्या किया है, रो वन में रो वन को लिया और उसमें k टाइम्स ऑफ रो टू ऐड कर दिया। तो वैल्यू ऑफ बाकी दोनों एज इट इज हैं अगर रोज, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखो कि इस प्रॉपर्टी को मैंने कहीं पर भी लिखा नहीं है क्योंकि मैं इसको ओरली चेक कर सकती हूँ कि अगर कोई भी दो रो सेम हो गई हैं तो मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना और आंसर 0 आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी में भी अगर रोज कॉलम्स को इंटरचेंज किया जैसे हम मैट्रिसेस में ट्रांसपोज लिया करते थे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी वैल्यू उसके नेगेटिव हो जाएगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसको तीनों क्वेश्चंस में आप देख रहे हो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर उसने हमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पूछी है तो हमको सॉल्व करे बिना भी कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो चलो इनके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे उसमें हमारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी कौन सी, विदाउट इवैल्यूएशन वाली। देखो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज, बट साथ ही साथ वो आपसे कह रहा है एक्सपैंड नहीं करना। तो इसका मतलब अब अगर एक्सपैंड नहीं करना और सॉल्व भी करना है
तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज होगी जो मुझे डायरेक्ट जीरो आंसर दे रही होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ इक्वल टू में कोई वैल्यू है नहीं और एक्सपैंड मुझे करना नहीं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि मैं किन्हीं दो रोज या दो कॉलम्स को सेम कर दूं। देखो क्या चीज है, हम जितनी भी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसमें हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, और कैलकुलेट हमें करना नहीं, और हमें ये कह रहा है कि निकालो आप आंसर। तो इसका मतलब यही चीज हमें एप्लीकेबल होती हुई लग रही है यहाँ पर। तो हम यही कोशिश करते हैं कि किन्हीं दो रोज या कॉलम्स को सेम करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट। हमें कहीं ऐसे नजर आ रहा है कि 102 इज इक्वल टू 6 इंटू 17, दिस 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 एंड 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। बाकी दो को एज इट इज उतार दो, ठीक है। इसमें से निकाल दो 6 को कॉमन, 17 3 6 1 3 4 17 3 6। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब आप मैट्रिसेस कर रहे थे तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन निकलता था, डिटर्मिनेंट्स में से किसी रो या किसी एक कॉलम में से कॉमन निकलता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ टू रोज आर इक्वल, आंसर विल बी 0। फाइन। अब मुझे इसमें भी करना तो है, आंसर तो निकालना है, लेकिन कुछ भी भाई एक्सपैंड नहीं करना। इसका मतलब यही प्रॉपर्टी यूज होगी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मुझे विदाउट एक्सपैंडिंग एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मुझे उसको कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट कोई नहीं चाहिए, तो कैलकुलेट करने में तो हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है कि जीरो आता है। तो जैसे अगर आपसे कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व, इसका मतलब हमें या तो उसका इधर, अच्छा एक और आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको कह सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाता है तो उसका आंसर भी जीरो होता है। दो केसेस में हमारा आंसर ऑलवेज जीरो निकलता है। तो हम या तो इसकी कोशिश कर सकते हैं या इसकी कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर क्या यूज हो रहा है। देखो मल्टीपल्स तो मुझे ये नजर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैं ओके, अगर मैं इसमें करती हूँ रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। आप ये देखो, आपको यहाँ क्या मिल रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, 0। परफेक्ट। इसको भी आप करके देखो, सेम ऑपरेशन होगा, इसको भी सेम ऑपरेशन मिलेगा। बाकियों को उतार दो आप एज इट इज, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, एंड इट्स डन। आंसर इज 0। परफेक्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज, ओके, अब जो मेरे पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में मुझे किसी एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन एक्सपैंड नहीं करना। तो इसका मतलब यहाँ मेरी कौन सी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, यहाँ पर कुछ ये मुझे लग रहा है यूज होता हुआ, है ना, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। कहीं ये भी यूज होता हुआ लग रहा है। वैल्यू तो नहीं निकालनी, तो ये वाला तो यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें से, सो लेट्स सी कि हम कौन सा यूज कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर चाहिए ए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं ऑपरेशन कौन सा यूज करूँ। अगर मुझे चाहिए ए, तो मैंने इसको दिस माइनस दिस करूँगी। यस, आई कैन गेट इट। तो मैंने पहला ऑपरेशन इसमें लगाना है, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, b प्लस सी माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, कैंसल्ड आउट, माइनस 2a। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, q प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू, तो आपको यहाँ पर इसमें से मिल रहा है -2p, z प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स यहाँ से मिल रहा है -2x। ओके, -2 तीनों में है, तो मैंने यहाँ से सीधा -2 कॉमन निकाल लिया। मेरे पास बचा a p x, बाकियों दोनों को एज इट इज उतार दो, c प्लस ए आर प्लस पी z प्लस एक्स a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। पहली रो तो मेरे पास आ गई। अब मुझे चाहिए दूसरी रो में, ओके, हो सकता है मेरी ये सेकंड रो बन जाए, ये वाली थर्ड बन जाए, तो बाद में मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो रहा है।
और ये भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मेरे पास -2 है और मुझे +2 चाहिए, तो दैट नेगेटिव विल हेल्प ना। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर सिर्फ C चाहिए, तो अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे C मिल जाता है। परफेक्ट। इसी तरह से यहाँ मुझे चाहिए B, अगर मैं रो 3 में से रो 1 को माइनस करती हूँ तो मुझे मिल जाता है B। इसका मतलब मैं ठीक सोच रही हूँ। और यहाँ पर अब मैं एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप कवर करूँगी कि दो फंक्शंस को इकट्ठा यूज़ कैसे करेंगे, ऑपरेशंस को। देखो मैंने किया रो 2 गोज़ टू रो 2 माइनस रो 1। अब मैं रो 3 को भी साथ ही साथ कर देती हूँ ताकि मेरे को दो स्टेप्स एक दो मेरे बच जाएं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज कि जब भी आप सेकंड ऑपरेशन कर रहे हो, एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो सेकंड वाले ऑपरेशन में फर्स्ट वाले ऑपरेशन की लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो खुद अपने आप में चेंज हो रही होगी और आप ओरिजिनल को ले लोगे एंड सब गड़बड़ हो जाएगा। सो क्या याद हमने रखना है कि जब हम दो ऑपरेशंस को इकट्ठे कर रहे हैं तो सेकंड केस में हमारे को फर्स्ट वाले को नहीं लेना। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इससे मेरा ये बन जाएगा इक्वल टू 2APX, this minus this C, this minus this R, this minus this Z, this minus this B, this minus this Q, this minus this Y -2। अब मुझे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेगेटिव माइनस ऑफ -2 A P X B Q Y C R Z एंड इट्स डन। ओके, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए राइट हैंड साइड को प्रूव। अभी तक जब हम विदाउट एक्सपेंडिंग कर रहे थे तो आप देख रहे थे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिले थे। पहले थे जिसमें आपको प्रॉपर आंसर चाहिए था तो वो हमेशा 0 आ रहा था। दूसरा था जब आपको एक डिटर्मिनेंट के बदले में दूसरा डिटर्मिनेंट चाहिए था तो भी हमारे को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं थी, एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर अगर हमारे को कुछ प्रूव करना है तो आप देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट है। तो अब हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी 6 जिसमें कि हमने रो आई गोज टू रो आई प्लस के टाइम्स ऑफ रो जे या कॉलम आई, इसमें देखो हमारे को कौन सी प्रॉपर्टीज मोस्टली यूज होंगी, रो आई गोज टू रो आई प्लस के टाइम्स ऑफ रो जे और कॉलम आई गोज टू कॉलम आई प्लस के टाइम कॉलम आई प्लस के टाइम्स ऑफ कॉलम जे। अब डिटर्मिनेंट में देखो हमारे पास एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि हम एक ही क्वेश्चन में ये वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, तो हम लेट्स स्टार्ट दिस फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। देखो आपको ना अब जैसे मैंने इसको बनाने की कोशिश की तो और अगर ये बन गया तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिजाइंड होता है कि ये और ये अपने आप बन जाएगा। तो आपको सिर्फ एक को सोचना है, तीनों को नहीं सोचना। तो मैंने सपोज अगर मैं सोच रही हूँ मुझे क्या चाहिए, A प्लस B प्लस C, तो अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करती हूँ तो मुझे A प्लस B प्लस C मिल रहा है। इसका मतलब इसमें भी मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखा A माइनस B माइनस C, 2A 2A 2B B माइनस C माइनस A 2B 2C 2C C माइनस A माइनस B। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिर मैंने इसमें ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। क्यों? क्योंकि उससे मुझे राइट हैंड साइड का एक फैक्टर मिल रहा था जो कि मुझे टोटल क्यूब में चाहिए। अब मैं इसको अप्लाई करते हुए क्या कर रही हूँ, ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं। A माइनस बी माइनस सी प्लस 2B प्लस 2C, A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B माइनस C माइनस A प्लस 2C, अगेन A प्लस B प्लस C, 2A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B, अगेन A प्लस B प्लस C। अब मैंने इसमें एक ही ऑपरेशन किया है तो इसका मतलब बाकी मुझे दोनों एज इट इज रखने पड़ेंगे, 2C 2C C माइनस A माइनस B।
अब निकाल लो आप इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में तो एक ही उसमें से निकलता है कॉमन। ये आपके पास बच जाएगा 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2a c माइनस ए माइनस बी। अब मुझे बनाने हैं इसके अंदर दो फैक्टर्स और वो सेम ही है a प्लस बी प्लस सी। सो मुझे ट्राई करना है कि मैं अब ओके अगर मैं यहाँ पर फिर से दो ऑपरेशंस लगाती हूँ। पहला ऑपरेशन है मेरे पास दिस इज इक्वल टू, अगर मैं करती हूँ कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, देखो 2b माइनस बी प्लस सी, तो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी प्लस सी। ओके एक तो ये हो गया, एक मुझे क्योंकि मुझे टोटल क्यूब चाहिए, एक है तो दो और चाहिए, तो मैं एक और ऑपरेशन ट्राई करती हूँ कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ एक और बात मैं देख लूँ, C2 कर रही थी सेकंड ऑपरेशन, C1 तो यूज़ नहीं किया, गलती तो नहीं की, नहीं ठीक है। ओके सो इट विल बिकम, क्या आपके पास बन जाएगा दिस माइनस दिस ज़ीरो, दिस माइनस दिस ज़ीरो, this will be okay this is 2c, this will be a plus b plus c and this is 0। वाओ जितने जीरोस बनते हैं हमारी एक्सपेंशन उतनी ही इजी होती जाती है। दिस माइनस दिस करूँगी तो मेरे को मिलेगा माइनस ऑफ a plus b plus c, this is again a plus b plus c 1, बाकी को आपने एज इट इज कैरी करना है 2b c माइनस ए माइनस बी। परफेक्ट, एक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल आया, एक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल आया, और पहले वाले को भी हम लिख देते हैं। तो मेरे पास ये टोटल दो और निकल आए, होल क्यूब बन गया। कैसे, एक यहाँ से कॉमन निकल आया, एक इस कॉलम में से कॉमन निकल आया, बचा 0 0 1 1 0 माइनस 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब कर दो एक्सपेंड, किसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, रो 1 में, तो आपने कर दिया एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1 a plus b plus this will be equal to whole cube 1, नहीं सॉरी बेटा, एक आपका इसके अंदर कोई एक आपका इसके अंदर कोई, हाँ तो दिस एंड दिस कैंसल्ड आउट, दिस इनटू दिस वन, सो इट्स डन। ठीक है, तो आपने देखा हम किस तरह से राइट हैंड साइड को देखते जाते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्रॉपर्टीज को यूज करते जाते हैं। हमारे पास एक यही टेक्निक है कि जिससे हम अपनी राइट हैंड साइड पे पहुंच सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 2। देखो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 1 माइनस एक्स क्यूब है, लेकिन हमें भी पता है कि जब हम ऑपरेशन सप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो रोज की मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होती नहीं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई हमारे पास तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, चाहिए एक्स क्यूब, हो गई गड़बड़। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड पे पहले थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि इसका क्यूब खत्म हो जाए। तो मैं इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाती हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परफेक्ट, यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ तक है, और यहाँ पर भी मुझे एक्स स्क्वायर से ज़्यादा नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे ये नहीं ये बनाना है, और बाद में इसके अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू रख देनी है। ओके लेट्स ट्राई दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जा रही हूँ, जिसमें कि आपको, आप ध्यान से सोचो पहला ऑपरेशन आपको कौन सा मिल रहा है, क्लियरली मिल रहा है 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर। अगर आप तीनों रोज को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑपरेशन यहाँ पर कौन सा अप्लाई करते हैं, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये भी आपका बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, ओके दिस इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो अगर मैं सीक्वेंस प्रॉपर नहीं भी लिख रही हूँ तो भाई बात तो एक ही है। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर 1 एक्स 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 स्क्वायर 1 कॉमन ले लो,
पूरे स्टेप्स में आपने देखो बेटे बोर्ड में ज़रूर हर चीज़ को लिख के दिखाना है, कहाँ से कॉमन लिया, कौन सा ऑपरेशन किया, कौन सी रो में से कॉमन लिया। लर्निंग में अगर हम ये नहीं भी लिखते तो चलता है। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखोगे कॉमन थ्रू रो 1, ये मेरा निकल गया एक 1 + x स्क्वायर। हम सही जा रहे हैं क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये चाहिए था। ओके बच्चा 1 1 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। अब हमको सोचना है कि हमको चाहिए क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। ओके अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको चाहिए 1 माइनस एक्स और आपका पास मिल रहा है x माइनस 1 तो डेफिनेटली इसके साथ नेगेटिव साइन होगा। इस क्वेश्चन में इस चीज को आपने बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि आप देखो कहीं पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है तो कहीं x स्क्वायर माइनस एक्स मिल रहा है, तो ये गलती हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर आप बहुत ध्यान देना। ओके अब हम किसी तरह से बनाते हैं 1 माइनस एक्स। अगर मैं करती हूँ रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3 तो देखते हैं रो 2 माइनस रो 3 से मेरे पास ये क्या बन गया, ये तो एज इट इज रही। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर 1। और ये जो हमने पहले कॉमन लिया था फैक्टर, ये हमने उतार लिया। अब देखो यहाँ अगर आप x कॉमन लेते हो, अंदर आपको x माइनस 1 बच रहा है तो आप माइनस एक्स कॉमन लेना ताकि ये मिस्टेक ना हो। ठीक है ओके हम इसको लिख लेते हैं। दिस इज 1 माइनस एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या लिखना है, कॉमन फ्रॉम रो 2, कॉमन फ्रॉम रो 2, कॉमन फ्रॉम रो 2। ये मेरे पास बच गया फर्स्ट रो तो एज इट इज़ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। रो 2 में अच्छा सॉरी अब तो मैं कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास बचा माइनस एक्स 1 + x माइनस 1 एक्स स्क्वायर एंड 1। इज दैट राइट? यस यहाँ से 1 माइनस एक्स से निकल रहा था इसलिए हमने साइन चेंज नहीं किया। अब हम अगर दिस प्लस दिस करते हैं तो अरे वाह, अगर हमने दिस प्लस दिस किया ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया और एक 1 + x स्क्वायर मिल गया। परफेक्ट स्टेप क्योंकि हमारे को दोनों का स्क्वायर चाहिए। रो 2 गोज टू रो 2 प्लस रो 3, 1 माइनस एक्स 1 + x स्क्वायर एज इट इज 1 1 1 एज इट इज 0 1 + x स्क्वायर 0 x स्क्वायर 1। परफेक्ट। अब इसमें से फिर से कॉमन थ्रू रो 2, कॉमन थ्रू रो 2, दिस इज 1 माइनस एक्स 1 + x का होल स्क्वायर। ये हमारे को जो दो स्क्वायर्स चाहिए थे उसमें से एक स्क्वायर आ गया और एक ये 1 माइनस एक्स भी आ गया। अब बचे हुए पार्ट को लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 0 x स्क्वायर 1। अब मुझे कहीं नज़र आ रहा है कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं दिस माइनस दिस कर दूं, है ना। करने को तो मैं रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 3 भी कर सकती हूँ, उससे भी आ जाएगा, पर कॉलम भी हम अप्लाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। चलो रो ही करते हैं। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 3, ये मेरे पास बचा 1 माइनस एक्स 1 + x स्क्वायर, this is 1 minus x, this is 1 minus x 1 plus x, this is 0 0 1 0 x square 1। अगेन कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर, दिस इज -1, दिस इज परफेक्ट 1 + x 0 0 1 0 x स्क्वायर 1। एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, ओके इसके थ्रू एक्सपैंड कर दो आप, नो दिस इज +1। नाउ एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1, देखो अब आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हो तो आपके पास दो जीरोज हैं, सो दिस इज एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1, दिस इज कैंसिल्ड 1 × 1 1, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 + x
प्लस एक्स के होल स्क्वायर का स्क्वायर, that means 1 minus x cube का whole square, and it's done. Isn't it easy? देखो अब इस क्वेश्चन को ना आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, नॉट इन दैट सेंस कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दैट सेंस कि इसमें आप एक न्यू टेक्निक सीखने वाले हो, और वो जो टेक्निक है वो क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हुए भी बहुत ईजी कर देती है, अगर आपको समझ में आ जाए कि उस क्वेश्चन में वो टेक्निक लगनी है। ठीक है, ओके, तो हम इसको ट्राई करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले टेक्निक को सुनो कि किसी रो या कॉलम को रो को मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम में से कॉमन निकलेगा, कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो रो में से कॉमन निकलेगा। रिमेंबर, हर रो को अगर आपने किसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो हर कॉलम में से कुछ कॉमन निकलेगा, और अगर आपने हर कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई किया है तो हर रो में से कुछ कॉलम निकलेगा। उससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो मैं इस पूरे को ए से, इसको बी से और इसको सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो देखना जरा मेरे को क्या मिलेगा। मैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाइंग कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे और आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी चेंज नहीं करी तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपका निकल गया कॉमन। कॉमन निकलने के बाद ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज ए बी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आप ले लो कॉमन, क्या, ए बी सी, कहाँ से, फ्रॉम रो 1, रो 2, रो 3 में। आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, और देखो क्या मैजिकल चेंज होता है। कॉमन लिया तो ये ए बी सी आ गया, ये भी ए बी सी आ गया। अब आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। सी, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, आपको बिल्कुल यही मिल रहा है जो आपको चाहिए, है ना। तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। फिर आपने किया कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 plus column 2 plus column 3, this is 1 plus a square plus b square plus c square, this is हाँ ठीक है, 1 b square, this is c square, this is again 1 plus a square plus b square plus c square, this is b square plus 1, this is c square, again 1 plus a square plus b square plus c square, b square c square plus 1, take out common, 1 plus a square plus b square is common from here, left part is 1 b square c square, b square plus 1 c square, b square c square plus 1। अब देखो हमको भी पक्का लग रहा है कि भाई एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आंसर तो हमारा आ चुका है, और फर्दर एक्सपेंशन के बाद हमें मिलना चाहिए 1, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले मैक्सिमम ज़ीरोज़ बना लेंगे, ताकि हमारे को अगर किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में 2 ज़ीरोज़ मिल जाते हैं और हम उसके थ्रू एक्सपैंड करते हैं तो हमारे को कैलकुलेशंस बहुत ही कम करनी पड़ती हैं। ओके, अब मैं आपके पास करती हूँ रो 1 रो 2 goes to रो 2 minus रो 1 and रो 3 goes to रो 3 minus रो 1। देख लेते हैं कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही। जब हम रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे तो हमने रो 2 को इंक्लूड नहीं किया, परफेक्ट है ना, ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, याद से। तो जो हमारे पास बचेगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन डिटर्मिनेंट, दैट विल बी 1, क्योंकि रो 1 को तो हमने चेंज नहीं किया ना बेटे, 0 1 0 0 0 1। ओके,
अब मैं इसको रो 3 से एक्सपैंड कर देती हूँ, एक्सपेंडिंग थ्रू रो 3। आप देखो आपका आंसर 1 ही आ रहा है, बिकॉज दिस एंड दिस इज कैंसल्ड आउट, 1:1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 1, सो इट्स डन। परफेक्ट। प्लीज लर्न दिस मेथड जहां ये एप्लीकेबल है। अच्छा, अदरवाइज पता है, आप देखो मैं आपको जनरली बताती हूँ, अगर आपको ये मेथड ध्यान नहीं आए तो ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, पर कैसे होगा देखो। अब अगर इसने जो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करना है, तो मुझे यहाँ पर इसका बी स्क्वायर चाहिए। देखो अगर मैं इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व कर रही होती तो मैं करती कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1। अब क्योंकि मुझे यहाँ b बाय ए चाहिए तो मैं इसको b बाय ए ऑफ कॉलम 2 करती, यहाँ c बाय ए चाहिए तो इसको c बाय ए ऑफ कॉलम 3 करती। अब ये तो बन जाता, लेकिन आप खुद सोचो अगर मैं इसको इसमें कर रही हूँ a बाय बी प्लस बी बाय ए ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाय ए ऑफ बी सी, कितना लेंदी हो गया है ना। लेकिन इसी मैथ, और आप देखना आप इसके नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो अगर आप प्रॉपरली 1 मिनट सोच के इस मेथड को सोच लेते हो, देखो कितनी इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। मुझे क्लियरली दिख रहा है x माइनस वाई तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, यानी पहला ऑपरेशन अगर मैं करती हूँ रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, और दूसरा y माइनस जेड मुझे यहाँ से मिल रहा है, दूसरा भी कर देती हूँ रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3। मिल तो मुझे z माइनस एक्स भी रहा है, मैंने किया रो 3 goes to row 3 minus row 1, but this is completely wrong. Why? Because यहाँ पर मैं जो row 1 यूज़ कर रही हूँ ऑलरेडी वो मेरा किसी फर्स्ट ऑपरेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये मुझे एप्लीकेबल नहीं है। भाई ऐसा ना हो एक स्टेप बचाने के चक्कर में मुझसे गलती हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं दो ये अप्लाई कर देती हूँ इसके अंदर, और जब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करूँगी तो मुझे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई मिलेगा, तो मैं उसको खोल कर ही लिखूँगी। ठीक है, छोटी छोटी अलजेब्रा कैलकुलेशंस हम अगर अवॉइड करें तो हमारे स्टेप्स बच जाते हैं। ओके, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगी z, तो मेरे पास बच जाएगा y माइनस एक्स। सेकेंड रो में मैं रो 2 माइनस रो 3 करूँगी तो y माइनस जेड, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, और अगर मैं कॉमन लूँगी सो दिस इज इक्वल टू x z माइनस वाई, थर्ड रो एज इट इज। तो ऐसा करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। ये आ गए हमारे पास कॉमन, y माइनस जेड बच गया 1 x प्लस वाई। मैंने x माइनस वाई निकाला है, यहाँ y माइनस एक्स है माइनस जेड, 1 y प्लस जेड, फिर से यहाँ साइन ऑपोजिट है तो माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब मुझे बनाना है z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स बनाना है। ओके, मुझे दिख रहा है कि अगर मैं रो 1 रो 2 दोनों करती हूँ तो y से y कट रहा है और यहाँ पर भी जेड एक्स है। एक सेकेंड के लिए सोचा, ओके, तो मुझे मिल गया स्टेप, एंड दिस गोज टू रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, दिस इज x माइनस y, y माइनस z, this will be 0, this will be x minus z, this will again will be x minus z, 1 y plus z minus x, 1 z square x y। कॉमन ले लो फिर से z माइनस एक्स। अच्छा, आप देख रहे हो आपको यहाँ z माइनस एक्स चाहिए और यहाँ पर x माइनस जेड है, तो ध्यान से राइट हैंड साइड को देखते हुए कॉमन लोगे। आपने ले लिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, आपके पास यहाँ बचा 0 माइनस 1 माइनस 1 0 वाई प्लस जेड माइनस एक्स 1 जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब मैं फिर से राइट हैंड साइड पे आई, मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, तो भाई मुझे दिख तो नहीं रहा कि मैं कॉमन निकाल के कर सकती हूँ,
तो इसका मतलब मेरे पास जो ओनली वे आउट है वो है एक्सपेंशन। तो ठीक है, मुझे इसके थ्रू एक्सपेंशन सबसे इजी लग रही है। नहीं बेटा, अगर आप इसको करोगे so this will be 0. Okay, now expanding through row 1, आपका यही रिजल्ट आना चाहिए। एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, ये तो आप एज इट इज कर लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, माइनस 1, ये आपका बच गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बेटा यहाँ पर भी प्लस एक्स आ गया, इसको मैंने थोड़ा कॉलम 2 को करते हुए लिखा नहीं। ओके, सॉरी, जस्ट अ मिनट। अब मुझे करना है एक्सपैंड, ठीक है। तो एक्सपैंड करने के लिए मैं एक और 0 बना लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, कॉलम 2 गोज टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो हमारी एक्सपेंशन ईजी हो जाएगी। बाकी वैसे अगर आप ऐसे भी कर लोगे तो गलत नहीं है। तो बच जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, 0 0 माइनस 1 1, वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, जेड, z square minus xy, xy. Now expand. Expanding through row 1. This is equal to x minus y, y minus z, z minus x as it is. This is minus 1, z square minus xy minus z, z plus y plus x. z स्क्वायर से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस इसके साथ प्लस हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। परफेक्ट। देखो मैंने क्वेश्चंस में क्वेश्चन लिखा नहीं है, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, कंसीडर इट एज एन 8th वन। आप देख रहे हो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका ना आंसर हमेशा ही 0 होता है। आप इस चीज़ को याद करो, हमने तब भी कैलकुलेट किया था, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमने निकाली थी, स्क्यू 0 थी, स्क्यू सिमेट्रिक की है। बट सीबीएसई में ना हमसे कई बार कह देते हैं कि आप इसकी वैल्यू निकालो, तो आप इसको लेट फर्स्ट कोई डिटर्मिनेंट मान लो, ठीक है। इसमें से -1 कॉमन ले लो, टेकिंग, मतलब या आप ऐसे मान लो कि इसकी वैल्यू कुछ है पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, टेकिंग -1 कॉमन, इसमें से आप -1 को कॉमन ले लो, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाता है, 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। और फिर आप क्या करो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो अभी क्योंकि आपने सिर्फ इसका -1 कॉमन लिया है, कुछ नहीं है, आपने जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो आपके पास बच गया फिर से 0 ए माइनस बी माइनस ए 0 माइनस ए 0 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके 0 ए, दिस इज +2, ठीक है। नाउ ऐड दिस एंड दिस, आपको आंसर जो है, देखो जैसे सपोज मान लो इसकी वैल्यू कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट हो गई, तो ये और ये दोनों वैसे तो सेम है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट हो गई, तो अगर आप दिस प्लस दिस करोगे तो आपको आंसर दिस प्लस दिस करोगे तो ओवरऑल आंसर जो है 0 मिल जाएगा। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो आपको सीबीएसई में सॉल्व करने को भी आ सकता है, लेकिन अगर आप डायगोनल एलिमेंट 0 देख रहे हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख दो 0। परफेक्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का पार्ट यहीं पर ओवर होता है, जो उस पर क्वेश्चंस बेस्ड है।